फर्स्ट सवाल देखो क्या है। 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply। तो एक यहाँ रजिस्टर है, ये कनेक्टेड है AC सप्लाई से, और ये जो पावर जा रही है वो कितनी है, 220 वोल्ट वोल्टेज है, और 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। फिर क्या कह रहा, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो पहला सवाल कह रहा है IRMS, है ना। याद रखना जो घर में वोल्टेज सप्लाई होती है ना वो VRMS होती है, ठीक है, वोल्टेज RMS। और VRMS कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। V बाय R इक्वल टू क्या होता है, I होता है। तो ये हो गया 220 अपॉन 100 मिलके क्या देगा, 2.2 एम्पियर। सवाल इसी का B क्या कह रहा है वो देखो, व्हाट इज द नेट पावर ओवर अ फुल साइकिल। पावर के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, एक VRMS स्क्वायर बाय R, एक I स्क्वायर RMS इंटू R, एक VRMS इंटू IRMS, करेक्ट। तो यहाँ हमें कौन सा लगाना, V और I वाला, क्लियर, लास्ट वाला। तो पावर क्या हो जाएगी, V कितनी है 220 और IRMS कितनी है 2.2। तो ये हो जाएगा 484 वॉट। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। एनसीईआरटी के साइड में इस तरह से फिट कर लो, ओके। मैंने थोड़ा नीचे लिखा, आप ऊपर यहां से यूज करना, क्लियर हो गया। मैं फिर से लिख देता हूँ, करेक्ट। देखो फर्स्ट के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज होगी, ये है फर्स्ट पार्ट के लिए और ये है सेकेंड पार्ट के लिए। तो IRMS इक्वल टू क्या हो गई, VRMS अपॉन R। पावर इक्वल टू क्या हो गया, IRMS स्क्वायर इंटू R इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इक्वल टू V स्क्वायर RMS अपॉन R, करेक्ट। तो ये एनसीईआरटी के बाजू में लिखनी है। अब एक कॉन्सेप्ट देखो क्या है, फॉर्मूला ही देख लो, कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही कर सकते हो। V पीक, पीक वोल्टेज और RMS वोल्टेज में क्या रिलेशन है, ठीक है। V पीक जो होती है वो √2 टाइम्स VRMS होती है। तो VRMS क्या हो जाएगी, V पीक अपॉन √2। V पीक जो है उसको V नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, V पीक को ही V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सेम रिलेशंस करंट के साथ बनेगा, I पीक यानी I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स RMS करंट। और इसी तरह IRMS क्या हो जाएगा, पीक करंट अपॉन √2। पीक करंट को ही मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं या करंट का एम्पलीट्यूड, और वोल्टेज पीक को वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। दैट्स इट। इसी कॉन्सेप्ट पे सेकेंड सवाल बनेंगे। देखो सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। तो V नॉट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 300 वोल्ट।
व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है, वी आरएमएस क्या होगी? वी आरएमएस हमेशा वी पीक से कम होती है, वी नॉट अपॉन √2, तो 300 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन 1.414, जो भी आएगा उतनी वोल्ट आंसर हो जाएगी। ये था ए। अब आएगा बी। बी क्या कह रहा है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज पीक करंट? तो पीक करंट क्या होता है? √2 टाइम्स आरएमएस करंट, तो यहाँ हो जाएगा 1.414 और आई आरएमएस की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 14.14 एम्पियर। आंसर मैं इसको रब करता हूँ। देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। पहला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है? अगर एक एसी पावर सोर्स है और उससे सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर क्या करेगा? कुछ ना कुछ इसकी रेजिस्टेंस होगी, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा करंट के फ्लो को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सादा सा ऐसा समझो कि जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर करती है, जब उसके अंदर एसी करंट फ्लो हो रही होती है, एसी करंट से जब वो कनेक्टेड होती है, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्स सबस्क्रिप्ट सी से, ठीक है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, यानी जो पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है ये। क्लियर? ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ एसी पावर सोर्स। इसी तरह सिमिलर एक कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। अब देखो एक इंडक्टर है, इंडक्टर बेसिकली कंडक्टर की कॉइल होती है, ठीक है। उसको क्या करेंगे? एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, ओके। और ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं XL से, ओके। तो XL इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहां 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी टाइम्स इंडक्टेंस। L को क्या बोलते हैं? L को बोलते हैं इंडक्टेंस, जैसे C को कैपेसिटेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस, और R को रेजिस्टेंस। और इसकी SI यूनिट होती है हेनरी, उसको H से डिनोट करते हैं। क्लियर? जैसे कैपेसिटर की SI यूनिट क्या होती है? फेराड, है ना, उसको F से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? अब एक चीज आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, 2 पाई एफ, यानी 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स L, और यहां हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम C। तो इसमें कैपेसिटर के केस में, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा जब कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, और इंडक्टर के केस में क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी जब इंडक्टेंस इंक्रीज होगी। करेक्ट? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अब हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एनसीईआरटी के बाजू में सेकेंड का फॉर्मूला लिखना है। देखो VRMS इक्वल टू क्या होगा? V0/√2, और IRMS इक्वल टू क्या होगा? I0/√2। ये दो फॉर्मूला सेकेंड में यूज होंगे।
देखो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो मैं एक इंडक्टर यहां बना देता हूं, बन गई। इस इंडक्टर की इंडक्टेंस वैल्यू कितनी दी हुई है, 44 मिली हेनरी, मतलब क्या हो गया 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। अब कह रहा है इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी ये जो AC पावर सप्लाई से कनेक्टेड है ना, AC पावर सप्लाई से, उसकी RMS वोल्टेज कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट। याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, जो घर में AC करंट आती है ना, या जो भी पावर AC सप्लाई होती है, वो पीक वोल्टेज नहीं होती है, वो क्या होता है, RMS वोल्टेज होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज, करेक्ट। तो डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट, हमें क्या निकालना है, IRMS। स्ट्रेटजी क्या होगा, पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे, है ना, XL निकाल लेंगे। फिर हमें पता ही है I कैसे निकलती है, VRMS। अगर रेजिस्टेंस होता तो R से डिवाइड करते, यहां सिर्फ रिएक्टेंस है इसलिए XL से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो VRMS की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220, और XL का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट सीखे हो, 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम्स इंडक्टेंस। यहां डालेंगे 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 44 इंटू 10⁻³ तो इन सब को करोगे जो भी आएगा उतनी एम्पियर आंसर होगी। तो नियरली कितनी आएगी 15.9, और यही है आंसर। इसका फॉर्मूला NCERT के बाजू में हमें लिखना है। तो चलते हैं NCERT के पास और यहाँ हम डाल देते हैं थर्ड, कलर चेंज कर देता हूँ तो इजी रहेगा देखने में, रेड। यहाँ XL इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई टाइम फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस, या XL को 2 पाई आपको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर वो दी होगी तो वो यूज करेंगे, करेक्ट। और IRMS इक्वल टू क्या होगा, VRMS अपॉन XL, ये दो चीज यूज होगी। अब हम सवाल नंबर देखते हैं 4, क्या कह रहा, 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर दी हुई है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 60 माइक्रोफैराड, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। ये जिस पावर सोर्स से कनेक्टेड है वो AC है, और उसकी RMS वोल्टेज कितनी दी हुई है 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 60 हर्ट्ज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, यानी IRMS फाइंड आउट करना है। हमें पता है यहां कैसे निकलेगा IRMS, स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, जो वोल्टेज है, जो RMS वोल्टेज है उसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा क्योंकि इंडक्टर तो है ही नहीं, क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और XC का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम्स कैपेसिटेंस, यानी यहां पे क्या हो जाएगा VRMS अपॉन 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये हो जाएगी VRMS
थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सबकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ हो जाएगा 110 ये टाइम्स 2 पाई एज इट इज टाइम्स फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, तो 60 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 60 इंटू 10⁻⁻6, तो थोड़ा और छोटा करना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। अब जो होगा वही हमारा आंसर होगा, तो जो हम काटा पीटी करके लेके आएंगे तो 2.49 एम्पियर के अराउंड आएगा। अब एनसीईआरटी में सेम फॉर्मूले को लिखनी है, तो कलर चेंज करेंगे, अभी मैं ग्रीन ले रहा हूँ। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, एक्स सी इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई एफ इंटू सी, या इसको लिख सकते हैं एक्स सी को 1/ω इंटू सी, और आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। 7.4 हो गया 7.5। देखो क्या कह रहा है, इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle, explain your answer। तो पहले हम एक्सरसाइज 7.3 को देख लेते हैं। 7.3 कैसी सर्किट है, इसमें सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है, तो ये कैसी है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, करेक्ट। इसमें जो वोल्टेज था VRMS वो कितना है 220 वोल्ट, और जो करंट हमारा निकला था वो कुछ तो होगा, अब याद नहीं है मुझे कितनी वैल्यू निकाला था हमने, एम्पियर मतलब कुछ भी एम्पियर ले लो, कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। अब एक चीज याद रखना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ना फेज डिफरेंस जो होती है वोल्टेज और करंट के बीच में वो 90 डिग्री होती है, और सेम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में तो फेज डिफरेंस दैट इज फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, वो कितनी है 90 डिग्री। तो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS टाइम्स cos फाई, करेक्ट। तो cos 90 क्या होती है, 0 होती है, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, VRMS IRMS cos 90 0 होती है, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा 0, इसलिए पावर क्या हो जाएगा 0। सेम चीज किसमें होगी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, वहां भी फेज डिफरेंस क्या होती है 90 डिग्री होती है, इसलिए वोल्टेज कुछ भी हो, करंट कुछ भी हो, वन कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज पावर एब्जॉर्ब करेगी सर्किट वो क्या होगी 0। एनसीईआरटी में हम ये लिख देते हैं, 5 के लिए इस साइड लिखते हैं, करेक्ट। जो पावर होता है VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ V, ओहो पावर इक्वल टू VRMS इंटू IRMS टाइम्स cos फाई, और यहाँ फाई क्या है, फाई को क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज
डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखो। अ चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो बना दो एक कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 30 माइक्रोफैराड। आगे देखो क्या कह रहा है, इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक इंडक्टर के साथ और इसकी जो इंडक्टेंस है वो कितनी है 27 मिली हेनरी। फिर क्या कहता, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। तो सर्किट को मैं बना देता हूं ऐसे, लेट्स से, बाकी तो कुछ भी नहीं है पावर सोर्स वगैरह है ना। तो फ्री ऑसिलेशन मतलब क्या हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना। यहाँ फ्री ऑसिलेशन से आपको क्या हिंट मिल रहा है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्री ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां देखो, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा सबस्क्रिप्ट आर से, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट अंडर L इंटू सी। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए वैल्यू डाल देंगे 1/2 पाई, L की वैल्यू कितनी है 27 इंटू 10⁻³ C की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁻⁶। तो जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा नियरली 125 सेकेंड इनवर्स। करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और कुछ कह रहा, सॉरी मैंने गलत देख लिया, ये 125 नहीं है, हमें करना ही पड़ जाएगा ये, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 27 3 जा क्या होता है 81 इंटू 10⁻⁻8। ये हो जाएगा, थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ, 1/2 पाई 9 इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब आराम से आ जाएगा, ये हो जाएगी, ओफो मैंने गड़बड़ किए, ये सिर्फ इतनी होगी। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। हमें निकालना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके लिए जस्ट होता अंडर रूट LC, ठीक है। तो करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ऊपर 10⁻⁴, नीचे 9, तो नियरली हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻3। हाँ ये होगा आंसर। मैंने कैल्शियम में गलत डेटा डाल दिया था, इसका आंसर रॉन्ग है। होप समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। NCERT में भी मैं ये लिख देता हूँ। हाँ 7.6 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है 1 बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगेन LC।
अगर फ्रीक्वेंसी कहे तो वो क्या हो जाएगी 1/2π√LC। ये केवल 6 के लिए फॉर्मूला है। ω/1/√LC और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√LC। अब आते हैं सवाल नंबर 7.7। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले इसको सीखने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे रेजोनेंस का क्या होता है। देखो सर्किट ऑल्टरनेटिंग है ना, यहाँ पे ओके क्या क्या कंपोनेंट हैं एसी के, यहाँ पे कैपेसिटर दी हुई है, रेजिस्टर दी हुई है, इंडक्टर दी हुई है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C समझो, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R और इंडक्टर की इंडक्टेंस L और पावर सोर्स की EMF E या इसको बोलो RMS वोल्टेज। तो रेजोनेंस कब होती है? जब एक सर्किट की कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए किससे? इंडक्टिव रिएक्टेंस के, तो हम बोलेंगे वो सर्किट रेजोनेंस में है। करेक्ट। तो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने पढ़ा हुआ क्या होता है, 1/2π/f इंटू C। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, 2π/f इंटू C, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं 1/ω इंटू C। इसको हम भी बोल सकते हैं सॉरी यहाँ L होगा इंडक्टेंस, ओमेगा इंटू L। तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा इधर चली गई, L नीचे आ गई। तो देखो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, 1/√LC। हो गई ना डिराइव। ओके ये तो समझ गए। तो रेजोनेंस के केस में पहली पॉइंट क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस के, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बस यहाँ पे 2π डाल देंगे, √LC। हो गया। आगे चलते हैं। अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं Z से। और ये होता क्या है, देखो रेजिस्टर अपनी रेजिस्टेंस देगी सर्किट को, इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस देगी सर्किट को XL, और कैपेसिटर क्या देगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ तीन तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस है, एक कैपेसिटर के द्वारा, एक इंडक्टर के द्वारा और एक रेजिस्टर के द्वारा। तो इस सर्किट की कुल मिला के जो नेट रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट, उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्लियर। तो यहाँ LCR सर्किट है, इस सर्किट को बोलते क्या है, LCR सर्किट। तो LCR सर्किट की जो इम्पीडेंस होती है Z, वो होती है R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बट रेजोनेंस के केस में क्या हो जाएगा, XC और XL इक्वल है, इसलिए ये टर्म्स जीरो हो जाएगी। तो Z क्या हो जाएगी, R। कब, एट रेजोनेंस, है ना, एट रेजोनेंस। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है? तो रेजोनेंस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है एसी सर्किट का, उसका सोर्स क्या है, सिर्फ रेजिस्टर, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ कैंसिल हो जाएगी।
फिर से मैं बोल देता हूं, रेजोनेंस सर्किट में अगर एलसीआर सर्किट रेजोनेट कर रही है तो टोटल जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी वो कौन करेगा? रेजिस्टर, यानी इंपीडेंस किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टर के इक्वल, है ना। तो अब करंट हमें पता है क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आर एम एस अपॉन इंपीडेंस, और इंपीडेंस क्या है? सिर्फ रेजिस्टेंस, तो आर डालेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो V की वैल्यू कितनी है, कुछ दी हुई है, 200 वोल्ट, तो यहाँ 200 डालेंगे। R कितनी डाल दी हुई है? 20, तो ये हो गया 10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर, करेक्ट। ये आरएमएस करंट है, पूरा आंसर नहीं है। पूरा क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड, तो पावर क्या हो जाएगा? एक और मजे की बात देखो, रेजोनेंस के केस में फेज डिफरेंस कितनी होती है? 0 डिग्री, करेक्ट। तो पावर हमें पता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, वैल्यू डालेंगे क्या हो जाएगी? वी कितनी दी हुई है? 200, आई कितनी आई है? 10, और कॉस 0 क्या होता है? 1। आंसर कितना आ गया? 2000 वॉट। आपको भी ऐसा ही लिखना, एट रेजोनेंस, एनसीईआरटी के बाजू में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 बाय अंडर रूट एल सी, लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, इम्पीडेंस इक्वल टू Z इक्वल टू R के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? पांचवा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 0 डिग्री। ये है रेजोनेंट का सारा केस। रेजोनेंस के सारे सवाल इतने में ही डील हो जाएंगे। तो हमने कौन सा किया था अभी? 7 किया था ना? यस। सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Figure 7.17 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency, okay, 230 volt source, L equal to यानी inductance equal to 5 Henry and capacitance equal to 880 microfarad, resistance of the resistor equal to 40 ohm। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो आपको पता ही है रेजोनेंस में क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, सोर्स फ्रीक्वेंसी यानी एफ पूछा है। वो कितनी हो जाएगी? 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी, यानी 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल की वैल्यू कितनी है? 5 हेनरी, सी की 80 इंटू 10⁻⁻6। यहां देखो, है ना, एल और सी की वैल्यू दी हुई है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई, और ये 10⁻³ बाहर आ जाएगी। 80 इंटू 5 कितनी होती है? 400, तो 400 से 20 बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया 1 बाई 2 2 जा 4 पाई, और ये हो गया 10⁻², यानी 100 अपॉन 4 पाई, यानी 25 अपॉन पाई हर्ट्ज कितनी हो जाएगी। अगर इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें तो एंगुलर क्या होता है? 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 25 बाई पाई, पाई कैंसिल, यानी 50 रेडियन पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन डील हो। तो अब देखो सेकेंड सवाल क्या कह रहा है।
obtain the impedance of the circuit and the amplitude of obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonating frequency. ओके, तो देखो इम्पीडेंस क्या हो जाता है रेजिस्टेंस के इक्वल जब सर्किट रेजोनेट कर रही हो, यानी रेजोनेंस की कंडीशन में हो। ठीक है, तो इम्पीडेंस कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 ओम, तो इसलिए इम्पीडेंस भी कितनी हो जाएगी 40 ओम। ये बी हम कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है करंट, तो आई क्या हो जाएगा वी आर एम एस बाई जेड। तो कितनी हो गई वी आर एम एस कितनी दी हुई है 230 वोल्ट और जेड कितनी हो गई 40। ओके, तो इतनी हो गई आई आर एम एस। लेकिन सवाल में इस सवाल में आई आर एम एस नहीं पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट मतलब मैक्सिमम करंट वो कितनी होती है √2 टाइम्स आई आर एम एस। तो √2 टाइम्स 230 अपॉन 40 जो भी होगा उतनी ही एम्पियर आंसर होगी और नियरली ये कितनी होगी 8.13। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। तो देखो हमें आई आर एम एस मिला था, कितना मिला था 230 अपॉन 40 वोल्ट। क्योंकि ये तीनों सीरीज में हैं तो तीनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी और जो सी के अक्रॉस होगी, जो एल के अक्रॉस होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एल के अक्रॉस क्या करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे और उसको आईआरएमएस से मल्टीप्लाई करेंगे। सी के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी का निकालेंगे और वहां मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखते हैं, है ना। लिखते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगी V, मैं यहां R लिख रहा हूं मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, यानी 230/40 और R कितनी है 40, काटा पीटी करेंगे तो कितनी आ जाएगी 230 वोल्ट। अब होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये क्या हो जाएगी VC इक्वल टू आई आर एम एस इंटू XC। तो यहां लिखेंगे आई आर एम एस और XC क्या होता है ओमेगा इंटू सी। ओमेगा हमने फाइंड आउट किया हुआ था पहले, है ना, सबकी वैल्यू डाल देंगे, है ना, ओमेगा और सी की, हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगी आई आर एम एस इंटू एक्स एल, है ना, तो यहां मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा नेक्स्ट सवाल देखो, मतलब इसी सवाल का नेक्स्ट पार्ट देखो। So that the potential drop across LC combination is 0 at resonating frequency, definitely 0 होगा। ओके, क्यों? क्योंकि नेट रिएक्टेंस क्या है 0, जब नेट रिएक्टेंस 0 होगा तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा वो भी 0। क्लियर, समझ में आया? मैं फिर से बोल देता हूं, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ capacitor and inductor will be 0, therefore net voltage drop equal to 0। इसी को लिख के कैसे दिखाएंगे, पहले इसको इरेज कर दो।
ऐसे लिखोगे, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर and inductor will be zero at resonance. Therefore, net voltage drop equal to IRMS into जीरो। वोल्टेज कितनी है? जीरो, इक्वल टू जीरो। हो गई कहानी सी की भी। तो ये चैप्टर भी हमने क्या किया? कंक्लूड कर दिया। आगे कोई सवाल है? नहीं। दैट मीन्स